Hello students, welcome to all of you in class 12th। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स। इसकी वेटेज हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 100 मार्क्स की है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो 100 मार्क्स हैं वेटेज वो कैसे कैसे हैं। फर्स्ट है 60 मार्क्स की जो वेटेज है आपकी वो रिटन एग्ज़ाम की है, यानी जो आपको 3 आवर्स का पेपर देना है उसमें आपको 60 मार्क्स का पेपर आएगा। सेकंड है 20 मार्क्स, ये आपके प्रैक्टिकल के हैं, यानी जो आप प्रोजेक्ट टीचर को सबमिट करवाते हो, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो आपका जो वाइवा लेगा, ये 20 मार्क्स उसके हैं। उसके बाद है थर्ड 20 मार्क्स जो हैं आपके वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, यानी इंटरनल असेसमेंट आपकी जो अटेंडेंस है, जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं वो, और आपका जो बिहेवियर है क्लास में, जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल की, उनके अकॉर्डिंग जो आपके 20 मार्क्स उस हिसाब से लगते हैं। यानी जो हमारा 3 आवर्स का पेपर होना है उसमें सिर्फ हमें क्या आएगा, 60 मार्क्स का पेपर आएगा। हमें इसकी तैयारी करनी है। तो 60 मार्क्स का पेपर कैसे कैसे आएगा वो हम देखते हैं। फर्स्ट है पार्ट ए, सेकंड है पार्ट बी और थर्ड है पार्ट सी। आपको जो हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन में पार्ट ए है वो कंपल्सरी है। पार्ट बी और पार्ट सी में आपको चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। पार्ट ए में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें जो इंक्लूड किया गया है, एक है फर्स्ट एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये टॉपिक इंक्लूड है। सेकंड है पार्टनरशिप, और पार्ट बी में जो हमारे पास है वो है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। सेकंड है कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड है हमारे पास टॉपिक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फोर्थ है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्ट ए की जो वेटेज है वो भी 30 मार्क्स की है, और पार्ट बी की जो वेटेज है वो भी 30 मार्क्स की है, यानी जो 60 मार्क्स का जो पैटर्न है वो इक्वली डिवाइड किया गया है पार्ट ए और पार्ट बी में। अब हम देखेंगे कि पार्ट ए में जो है 30 मार्क्स वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। 5 मार्क्स जो हैं वो एनपीओ वाला जो टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ 5 मार्क्स का ही पेपर आएगा, और जो बाकी टोटल ये 30 मार्क्स का है पार्ट ए हमारा, तो उसमें से 5 मार्क्स जो हैं एनपीओ के हैं, और बाकी जो बचे 25 मार्क्स, यानी सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। इसमें से 25 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके बाद है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, इसमें से आएगा हमारे पास 8 मार्क्स का पेपर, और जो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है उसमें से भी हमारे पास 8 मार्क्स का पेपर आना। उसके बाद जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ आना है हमारे पास 6 मार्क्स का पेपर, और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है
इसमें आना है हमारे पास 8 मार्क्स का, यानी आपके जो ये हम दोबारा से देख लेते हैं कि जो हमारे 60 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होना है उसमें कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा पार्ट है। पार्ट ए 30 मार्क्स का और पार्ट बी भी 30 मार्क्स का है। उसमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 5 मार्क्स का है, पार्टनरशिप 25 मार्क्स की है। उसके बाद पार्ट बी और सी में हमारे पास चॉइस होती है, हम यहाँ पे सिर्फ पार्ट बी को लेकर ही चलेंगे। उसमें है कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स का, कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 8 मार्क्स का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मार्क्स का और कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स की। यानी अब हमें ये तो पता लग गया कि कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे हमारे अकाउंट्स में और कितने कितने मार्क्स का उस टॉपिक में से पेपर आएगा। अब हम देखेंगे कि जो पैटर्न है हरियाणा बोर्ड का वो क्या है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो कवर होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आते हैं 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, वो आएंगे हमारे पास 12, यानी टोटल ये हो गए हमारे पास 12 मार्क्स के। ये मार्क्स, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं हमारे पास 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, वो आएंगे 7, यानी ये कितने नंबर के हो गए हमारे पास 14 नंबर के। उसके बाद आते हैं हरियाणा बोर्ड में 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये हमारे पास 4 ही आएंगे, यानी ये हो गए 16 मार्क्स के। उसके बाद हमारे पास आते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पास 3, ये हो गए 18 मार्क्स के। यानी आपको टोटल जो आएगा पेपर आएगा वो 60 मार्क्स का आएगा, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 26, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने इस टाइम में। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी इसमें तो नीचे लिंक में PDF डाली होगी, आप वहाँ से उस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली जो बुक्स हरियाणा बोर्ड में लगती हैं वो हैं DK गोयल की। सेकंड एक और बुक है प्राची पब्लिकेशंस। जब हम इन वीडियो को बनाएंगे तो हम ये 2 बुक्स फॉलो करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ओनली रजिस्टर और एक पेन, सिर्फ आपको यही चाहिए मेरे साथ इसको फॉलो करने के लिए। आपको 2 तरह के रजिस्टर्स आपको बाद में बनाने हैं। एक तो जो है आपने बनाना है कंसेप्ट एंड थ्योरी रजिस्टर। सेकंड जो आपने बनाना है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो है हमारे पास प्रैक्टिस रजिस्टर। जो कंसेप्ट एंड थ्योरी रजिस्टर है सिर्फ इसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे या जो थ्योरी के जो नोट्स होंगे वो बनाएंगे, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे एग्जांपल्स लेंगे उसके लिए अलग से रजिस्टर बनाएंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में अकाउंट्स के पेपर में हमें जो हॉलीडेज़ होती है वो बहुत कम होती है, तो सारा कुछ एक ही दिन में रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम आप सिर्फ कंसेप्ट एंड थ्योरी रजिस्टर ही उठाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आज का टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें ओनली 1 पर्सन जो होता था वही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता था, वही बिजनेस को चलाता था, क्योंकि उसका बिजनेस छोटा होता था। अब हम क्लास से
+1 से क्लास +2 में हो गए। बिजनेस का साइज़ है वो छोटा नहीं है, अब बिजनेस का साइज़ है वो भी बड़ा हो गया। अब एक बंदा बिजनेस को नहीं चला सकता, तो उसके साथ उसने क्या किया, अपने साथ 1-2 पर्सन्स को और बिजनेस में लगा लिया। अब जो ये 3 पर्सन्स मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, वो जो बिजनेस वो है वो क्या होगा हमारे पास, बिजनेस फर्म, या जिसे हम पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं। और जो ये पर्सन्स हैं इन्हें क्या हम बोलते हैं, पार्टनर्स। और इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है बिजनेस से रिलेटेड उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। यानी जब किसी भी बिजनेस को एक से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी लॉफुल बिजनेस के लिए वो इकट्ठे होते हैं, मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी। एक बार दोबारा से कंसेप्ट को देख लो। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी भी बिजनेस को चलाते हैं उसे क्या कहा जाता है, साझेदारी। बट कंडीशन ये है कि वो जो बिजनेस है वो कानूनी होना चाहिए, वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। क्या कोई भी एक व्यक्ति पार्टनरशिप बना सकता है, नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पार्टनरशिप के लिए होनी चाहिए। अब हम करते हैं फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की विशेषताएं। हमने अभी पढ़ा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप। तो साझेदारी की यानी पार्टनरशिप की फर्स्ट फीचर हो गई 2 और मोर पर्सन्स। यानी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए हमें कम मिनिमम यानी कितने पर्सन्स चाहिए, 2, और मैक्सिमम बताओ बच्चों, मैक्सिमम कितने पर्सन्स होते हैं, 100, 50 या कितने। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 50। वो कैसे, कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें जो थी लिमिट उसकी, उसमें पार्टनर्स की लिमिट कंपनी एक्ट 2013 में 100 थी। लेकिन साथ के साथ कंपनी एक्ट के मिसलेनियस रूल्स अगले ही वर्ष 2014 में आ गए, जिसमें इसकी लिमिट उन्होंने 100 से घटाकर 50 कर दी। तो यानी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स किसी भी पार्टनरशिप के लिए 2 हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हम 50 ही लिखेंगे। यानी पार्टनरशिप की जो फर्स्ट फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन। सेकेंड फीचर है इसकी एग्रीमेंट। मान लो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप मेरे पार्टनर हो बिजनेस में, तो क्या आप मेरे पार्टनर हो जाओगे? हाँ। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन किसी भी फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमेशा रिटन में होना चाहिए, क्योंकि जो रिटन में एग्रीमेंट होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल्स होता है और इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि वो रिटन ही हो, वो ऑरल भी हो सकता है, यानी कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन हो। थर्ड फीचर है
प्रॉफिट मोटिव यानी लाभ कमाना। हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 पार्टनर्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, यानी वो दोनों इकट्ठे हो गए किसी ट्रस्ट में डोनेट करने के लिए, यानी उन्होंने चंदा देना है किसी ट्रस्ट में। तो जो ये दोनों मिलकर पैसा लगा रहे हैं, ट्रस्ट में चंदा दे रहे हैं, क्या ये साझेदारी होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यानी लाभ कमाना नहीं है, ये धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। यानी उनका जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर है पार्टनरशिप की, फोर्थ फीचर है लॉफुल बिजनेस। और लॉफुल बिजनेस का क्या मीनिंग है? यानी कानूनी रूप से जो वैध हो। सपोज करो 2 पार्टनर पर्सन्स हैं हमारे पास, एक है एक्स, एक है वाई। ये दोनों ने एक दूसरे के साथ मिल गए, इन्होंने कहीं रॉबरी करने की योजना बनाई कि हम रॉबरी करेंगे, लेकिन अब दोनों मिले हैं, 2 पर्सन जो हैं, एग्रीमेंट भी है, बट वो जो एग्रीमेंट है रॉबरी का, मतलब डकैती करनी है, जो चोरी करनी है उन्होंने, वो लॉफुल नहीं है, यानी उस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, तो यानी इसे पार्टनरशिप हम नहीं कह सकते। यानी पार्टनरशिप होने के लिए लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है, यानी जो भी बिजनेस कानूनी रूप से मान्य हो। 5th फीचर है हमारी म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मीनिंग होता है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो हमारे पास 3 पर्सन हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोई अर्जेंट काम हो गया, ये कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, ये बिजनेस में काम अभी नहीं कर सकता, ये बिजनेस को चला रहा है, रूटीन की एक्टिविटीज़ को। ये भी उसने अपने दोस्त को यानी अपने पार्टनर को बोला कि जितने दिन मैं बाहर जा रहा हूँ उतने दिनों के लिए क्या तुम बिजनेस की देख रेख कर लोगे? उसने बोला हाँ कि मैं बिजनेस की देख रेख कर लूँगा। अब वो नहीं है, उसकी एब्सेंस में ये दोनों ही काम कर रहे हैं, यानी जो भी काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा ये नहीं माना जाएगा कि सिर्फ इन दोनों ने किया, वो किसके द्वारा माना जाएगा कि ये काम इन तीनों ने किया। यानी पार्टनर जो होते हैं, एक पार्टनर बाकी ने जो काम किया है उसके लिए बाउंड होता है। सिमिलरली अगर कोई दूसरा काम करता है उसके लिए वो खुद बाउंड होता है, या उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए बाकी जो पार्टनर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं, यानी वो सभी पर लागू होता है। यानी वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, यानी जो कार्य वो करते हैं उसके लिए बाकी बाउंड है, और जो बाकी कार्य करते हैं उसके लिए वो खुद बाउंड है। यानी कौन सा रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे? प्रिंसिपल एजेंट का। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर है बिजनेस कैरी बाय वन ऑफ ऑल और ऑल ऑफ देम, यानी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो किसी एक के द्वारा भी चलाई जा सकती हैं या सभी के द्वारा। यानी कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो ये 3 पार्टनर्स हैं A B C, इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दी
और एक के पास MBA की डिग्री है, तो क्या करेंगे कि एक कहेगा मैं बिजनेस संभाल लूँगा, आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो यानी अब यहाँ पे बिजनेस को चला कौन रहा है? एक, और हम बाकी पैसा लगा रहे हैं। या हो सकता है कि तीनों कैपेबल हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो या सारे के सारे बिजनेस संभाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारा बिजनेस है वो सभी के द्वारा चलाया जाए, या उनमें से एक भी चला सकता है और सभी भी चला सकता है। तो ये होगी फीचर्स एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर है पार्टनरशिप की 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप की में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। मिनिमम इसकी लिमिट है 2 और मैक्सिमम इसकी लिमिट है 50 अकॉर्डिंग टू द मिसलेनियस रूल्स कंपनी एक्ट 2014, उसके अनुसार अब ये 50 है। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हमेशा जो एग्रीमेंट है वो हमेशा रिटर्न होना चाहिए। थर्ड है उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, यानी अगर वो किसी दान देने के लिए या किसी धर्म के कार्य के लिए जुड़ते हैं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। फोर्थ है लॉफुल बिजनेस। जो वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी एक्ट नहीं होनी चाहिए जिस पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो। म्यूचुअल एजेंसी, यानी वो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। लास्ट फीचर है बिजनेस कैरी बाय वन ऑफ ऑल और ऑल ऑफ देम, यानी जो बिजनेस है सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या उनमें से कोई एक भी चला सकता है। इसी के साथ हमारी जो फीचर्स हैं वो कंप्लीट हो गई। वो है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, यानी साझेदार के अधिकार। यानी आपको क्या क्या राइट्स हैं पार्टनरशिप में, यानी जो हर साझेदार को मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट राइट है हमारा पार्टनरशिप का साझेदार का राइट टू टेक शेयर इन प्रॉफिट्स इन एग्री रेशो, यानी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। जो फर्स्ट राइट है हमारा पार्टनरशिप का राइट टू टेक शेयर इन प्रॉफिट्स इन एग्री रेशो, ये पार्टनरशिप की इम्पॉर्टेंट फीचर भी है कि जो भी साझेदार होते हैं उनको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। सपोज हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ABC, तीनों पार्टनरशिप में ज्वाइन हो गए। ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें प्रॉफिट्स में शेयर नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी प्रॉफिट्स में हमेशा पार्टनर्स को शेयर मिलेगा ही मिलेगा। किस रेशो में? जो उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन करते टाइम फिक्स की थी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको लाभों में भी हिस्सा मिल रहा है उसको हानि में भी हिस्सा मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होता है। यानी प्रॉफिट्स में से हर साझेदार को हिस्सा पाने का अधिकार होता है। सेकंड राइट है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की जो गतिविधियां हैं, बिजनेस को चलाने में वो अपना सहयोग देगा। यानी वो बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसको फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी वो जो काम कर रहा है उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं लगा सकता, यानी उसको भी व्यवसाय में संचालन का अधिकार मिलता है। थर्ड राइट है
राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड मीन्स परामर्श का अधिकार, यानी बिजनेस में जो भी काम किया जाएगा वो उससे पूछ कर किया जाएगा, यानी उसकी सलाह से किया जाएगा। उसके बिना सलाह के कोई भी कार्य, व्यवसाय से जो संबंधित जो भी कार्य है वो नहीं किया जाएगा। फोर्थ है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ बिजनेस, यानी फर्म की जो बुक्स हैं, लेखे हैं, उनको जांच करने का अधिकार। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ए है और बी है पार्टनर्स और एक सी पार्टनर्स। ए और बी रूटीन एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को चलाते हैं। सी रूटीन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर सी को ये डाउट है कि ए और बी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो सी कहेगा कि मुझे फर्म की बुक्स दिखाओ। तो ए और बी उसको रोक नहीं सकते कि तुम रूटीन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस वजह से हम तुम्हें खाते नहीं दिखाएंगे। यानी वो कभी भी चाहे, जब भी चाहे, वो फर्म की बुक्स हैं उसको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है और उनकी एक जो कॉपी होती है वो ले सकता है। इसके बाद आता है राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म, यानी कोई भी साझेदार कभी भी अपनी मर्जी से अवकाश ग्रहण कर सकता है, यानी रिटायर हो सकता है फर्म से। अगर वो फर्म का मेंबर नहीं बना रहना चाहता तो वो फर्म छोड़ सकता है, जब भी वो अपनी मर्जी से चाहे, नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट है टू रिइंबर्समेंट एक्सपेंस, यानी जो उसने खर्चा किया है बिजनेस में, फर्म में, उसको उसकी प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता है। यानी सपोज करो ए और बी पार्टनर्स हैं हमारे पास, बी कुछ अपना पर्सनल सामान लेने के लिए किसी शॉप पर गया, ठीक है। वहाँ पर जैसे स्टेशनरी, सपोज स्टेशनरी लेने के लिए किसी शॉप पे गया, तो वो अपनी घर की स्टेशनरी के साथ साथ वो जो हमारा बिजनेस है उसकी भी वो स्टेशनरी साथ में ले आया। बिजनेस का खर्चा भी हो गया, यानी जो स्टेशनरी उसने बिजनेस के लिए परचेज की उसने अपनी जेब से पैसे लगा दिए। तो अब जो पैसे उसने खर्च किए हैं बिजनेस में स्टेशनरी के, तो वो वापस मिलेंगे उसको। यानी वो फर्म जो है हमारी, जो हमारी बिजनेस फर्म होगी, वो जो खर्चा उसने किया है, किसने, बी ने, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो उससे पे करेगी। जितना खर्चा उसने बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, जितना खर्चा उसने स्टेशनरी का किया है। यानी कहने का मीनिंग ये है, जो भी खर्चा पार्टनर पर्सनली कर देता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसे वापस पाने का भी अधिकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट राइट है टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म। अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर लोन की जो रेट है वो फिक्स नहीं की गई। अगर नहीं भी की गई तब भी उसे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा। यानी उसे जो उसने लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर ब्याज पाने का भी अधिकार होता है। लास्ट है हमारा टू डिसअलाउ
द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी नए साझेदार के प्रवेश को रोकना। यानी अगर किसी पार्टनर को हमने बिजनेस में एडमिट करना है तो उसके लिए सभी साझेदारों की सहमति जरूरी। सपोज एक फर्म में 10 पार्टनर हैं और एक पर्सन है जो हमारी जो फर्म है वो ज्वाइन करना चाहता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो हमारी फर्म ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इसके लिए पहले क्या होगा, उसके लिए होगी वोटिंग। सपोज 9 पार्टनर्स हैं, वो एग्री हैं कि वो फर्म ज्वाइन कर सकता है, और एक पार्टनर है वो एग्री नहीं है कि वो फर्म ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप क्या कहोगे कि मेजॉरिटी है, तो 9 पार्टनर्स ने मेजॉरिटी दे दी, तो इस वजह से वो फर्म में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो हमारा क्या रूल कहता है कि टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर एक पार्टनर भी एग्री नहीं है तो वो जो नया बंदा है, नया व्यक्ति है, वो फर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जब तक सभी पार्टनर्स एग्री ना हो जाए किसी नए पार्टनर के आने के लिए, तब तक कोई नया पर्सन है वो फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही हमारे जो राइट्स ऑफ पार्टनर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट राइट है राइट टू टेक शेयर इन प्रॉफिट्स इन एग्री रेशो, यानी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार, यानी हर साझेदार को बिजनेस में जो प्रॉफिट्स हैं उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता है। सेकंड है राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस की गतिविधियां हैं उसमें संचालन में भाग लेने का भी अधिकार होता है। थर्ड है राइट टू बी कंसल्टेड, यानी बिजनेस में कोई भी कार्य किसी पार्टनर को बिना पूछे नहीं किया जाएगा, यानी उसका हर कार्य में परामर्श लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है राइट टू बी इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ बिजनेस, कोई भी पार्टनर जब भी चाहे बिजनेस के जो लेखे हैं, जो पुस्तकें हैं, वो चेक कर सकता है और उनकी कॉपी ले सकता है। फिफ्थ पॉइंट है राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म, कोई भी पार्टनर जब भी चाहे नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, यानी रिटायर हो सकता है। सिक्स राइट है टू रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर किसी पार्टनर ने कोई खर्चा किया है बिजनेस का तो उसके खर्चों की उसको प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेवन्थ पॉइंट है टू इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर उसको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को हानि हो चाहे फर्म को लाभ हो। इस टॉपिक को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 8 टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जब तक सब साझेदार सहमत ना हो जाएं तब तक कोई भी नया व्यक्ति फर्म में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी नया साझेदार फर्म में नहीं आ सकता। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख, यानी इसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और साझेदारी समझौता। यानी पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट that outline in the detail the right and the responsibility of all partners to a business operation, यानी साझेदारी समझौता यानी साझेदारी संलेख वो डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंतर्गत वो सभी गाइडलाइंस दी गई होती हैं जो सभी साझेदारों को फॉलो करनी होती हैं, जिसमें उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो उनकी राइट्स हैं वो डिफाइन किए होते हैं। वो क्या होती है, हमारी पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के अंतर नियम, यानी पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है किसी भी फर्म बिजनेस के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये ऑरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, लेकिन
किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए हमें जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन ही बनानी चाहिए। सपोज 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट कर दिया, उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट कर लिया कि हम तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसमें से एक जो है वो कहता है मैं आपको बिजनेस के लिए जो भी पैसा चाहिए मैं बाद में दे दूंगा इन दोनों को, वो अभी नहीं दे रहा। उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट के बेस पर मान लिया कि वो बाद में हमें पैसा दे देगा, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आया तब उसने देने से मना कर दिया। तो क्या ये दोनों उसके खिलाफ कुछ कर पाएंगे? जो उसने मनी की पेमेंट करनी थी, जो उसने पैसा देना था बिजनेस का, वो उसने नहीं दिया। ये दोनों उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एग्रीमेंट था वो ऑरल था, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो इसलिए फ्यूचर में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? रिटन होनी चाहिए। क्योंकि जो रिटन पार्टनरशिप डीड होती है उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व करनी चाहिए, यानी उसमें क्या क्या लिखा होता है, किन किन बातों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, यानी जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या नाम होगा। नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसका क्या नाम होगा और उसका एड्रेस क्या होगा, यानी अगर वो एक से ज़्यादा जगह पर काम कर रही है तो उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, बाकी जो उसकी ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर है, यानी हेड ऑफिस जो है वो उसका मेन एड्रेस है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, यानी जो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में साझेदार हैं उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ पर रहते हैं, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस कौन सा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, होलसेल का है, रिटेल का है। सेकेंड उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से वो कर रहे हैं, यानी वो लॉफुल है या नहीं है, यानी वो इलीगल ना हो। फोर्थ पॉइंट है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी टोटल फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से कौन कौन सा पर्सन यानी कौन कौन सा पार्टनर कितनी कितनी पूंजी बिजनेस में लगाएगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में दिया होना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो भी पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से जो मनी विड्रॉ कर लेता है, मतलब अपने घर के खर्च के लिए, तो वो क्या होती है पार्टनर्स की ड्राइंग, यानी जो पार्टनर्स हैं वो कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, यानी उनकी लिमिट फिक्स की जाती है कि वो मैक्सिमम कितना कितना रुपया किस किस टाइम तक निकाल सकते हैं। सिक्स्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट्स अपने डिवाइड करेंगे, वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, जो उन्होंने पूंजी लगाई है बिजनेस में यानी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस रेशो में करेंगे, या जो उनके प्रॉफिट्स हैं उस रेशो में करेंगे, या इक्वल करेंगे, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं दिया कि वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज उनकी रेशो कितनी मानी जाती है 1:1, यानी 1/2 अगर हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। अगर हमारे पास 2 की जगह 3 पार्टनर्स हैं तो भी उनकी रेशो कितनी होगी 1:1, यानी 1/3 1/3 1/3। कब? जब
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में ना दी हो। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी जो साझेदारों ने जो ये मनी बिजनेस से निकाली है अपने घर के खर्च के लिए, तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उनसे ब्याज लेगी या नहीं लेगी। अगर लेगी तो वो किस रेट पर लेगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका क्या होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। उसके बाद है 8th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मीन्स पूंजी पर ब्याज, यानी जो साझेदारों ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, उसके ऊपर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उनको ब्याज देगी या नहीं देगी, ये उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर देगी तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको ब्याज देगी, तो वो भी इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वो इंटरेस्ट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उनको कोई भी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद है सैलरी। सैलरी मीन्स वेतन, यानी जो हमारे पार्टनर्स हैं वो ड्यूटीज़ देते हैं, यानी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ को संभालते हैं। तो यानी अगर कोई पार्टनर्स काम कर रहा है, रूटीन एक्टिविटीज़ को संभाल रहा है, तो उसको उसके काम के बदले में सैलरी देनी है या नहीं देनी, ये भी पहले से ही तय होता है, यानी वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो ये माना जाता है कि उसे कोई भी सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। 10th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड किया है, कोई लोन दिया है, तो उसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलेगा, यानी किस दर से ब्याज मिलेगा, वो भी उसमें लिखा होता है। अगर उसमें क्लियरली ना लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा कि उसको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑलवेज उसकी जो रेट होती है वो 6% पर एनम होती है। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, यानी जो फर्म है उसका लेखांकन अवधि होती है वो कितने टाइम पीरियड की होगी, यानी उसका अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जो हमारा वो होता है 1 साल का होता है, लेकिन कई फर्में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक मानकर चलती हैं, और कुछ फर्में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। इसके बाद है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है, यानी जो फर्म के जो खाते हैं उनकी जांच पड़ताल, यानी इसमें ये फिक्स किया जाता है कि हमारे खातों की जांच पड़ताल कौन करेगा, यानी कौन सा ऑडिटर करेगा, और उसकी जो नियुक्ति है वो कैसे की जाएगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है रूल्स रिलेटेड बैंक अकाउंट्स। हमारे जो बैंक्स में अगर अकाउंट्स हैं फॉर्म के, ठीक है, उससे जो रिलेटेड रूल हैं वो भी इसी में लिखे होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज कौन सा पार्टनर है वो बैंक में डिपॉजिट करवाएगा मनी को, और कौन सा पार्टनर है वो विड्रॉ कराएगा, यानी उसकी जो हम कह सकते हैं कि जो उसका पीरियड है या अमाउंट है, कितनी अमाउंट तक निकलवा सकते हैं, और किसके सिग्नेचर जो है चेक के ऊपर चलेंगे, यानी वो सब भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है रूल्स रिलेटेड टू फॉलो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो नया साझेदार आने के समय
क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, यानी वो गुडविल लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, वो कैश में लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, वो सब जो रूल्स हैं वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद है 15th पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो वो झगड़े को हम कैसे सॉल्व करेंगे।